हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल उमेश कुमार स्पीकिंग। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 6 जिसका नाम था कॉस्टिंग ऑफ सर्विस सेक्टर वो कंप्लीट कर लिया था। आज और आने वाले वीडियोस में अपने ट्रांसफ़र प्राइसिंग के जो भी प्रैक्टिकल्स हमें प्रैक्टिस मैनुअल आईसीआई का उसमें कवर करने वाले हैं। तो ये जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग है ये स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। और हिंट ये है कि इसमें अगर मेरी एक कंपनी है उसके अंदर 4 डिपार्टमेंट है, ये बी सी एंड डी। तो इसमें क्या है कि ए का जो माल है वो बी को जाता है, बी का माल सी को, सी का डी को, ऐसे ऐसे करके जाता है। तो ए है बी को भी ट्रांसफ़र कर सकती है, ए सी को भी ट्रांसफ़र, ए डी को भी ट्रांसफ़र कर सकती है। तो इसमें जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होता है किसी किसी क्वेश्चन में कि ए का ट्रांसफ़र प्राइसिंग कितना होगा, ए जो ट्रांसफ़र करेगी बी को या सी को या डी को, ऐसे तो वो कितना ट्रांसफ़र प्राइसिंग पे कितना प्राइस पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो मेनली यही इसमें पता लगाने का होता है, ठीक है। और बाकी जो भी क्वेश्चन है डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ सम्स हैं वो अपने करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा उसी टाइम पे। तो आज का जो टॉपिक है ट्रांसफ़र प्राइस शेयर कंट्रीब्यूशन मार्केट प्राइस मेथड वाला जो है वो अपने क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इस ये टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी इज एंगेज in a manufacture of edible oil. It has 3 divisions as under harvesting oil seeds, transportation thereof to the oil mill, और दूसरा है oil mill which process oil seeds and manufacture edible oil, और तीसरा है marketing division which packs the edible oil in 2 kg containers for sale of rupees 150 each container। तो जैसा कि यहाँ पे 3 सेगमेंट है, 3 डिपार्टमेंट है। पहला कि हार्वेस्टिंग मतलब जो खेत से हार्वेस्ट करता है सीड्स को, ठीक है, और उसको मिल में ट्रांसफ़र करता है, पहला। और दूसरा है कि मिल में जब ट्रांसफ़र होता है तो वो मिल जब रिसीव करती है वो सीड्स को तो उससे प्रोसेस करके ऑयल बनाती है। और तीसरा जो है डिपार्टमेंट वो मार्केटिंग डिवीज़न है कि जो मिल में ऑयल रेडी होता है उसको 2 केजी का कंटेनर पैक करके 150 करके बाज़ार में बिकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हार्वेस्टिंग का जो कॉस्ट है, ऑयल मिल का जो प्रोसेसिंग का कॉस्ट है और मार्केटिंग का जो कॉस्ट है, ये 3 तरह का कॉस्ट है। और मेरा जो रिवेन्यू आने वाला है जब वो फाइनल मेरा जो प्रोडक्ट है वो 2 केजी का कंटेनर में जो सेल होगा उसके अगेंस्ट में माइनस करेंगे तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। द ऑयल मिल हैज़ यील्ड ऑफ 1 केजी 1000 केजीज ऑफ ऑयल from 2 kgs of seed during the period. The marketing division has yielded 500 cans of edible oil of 2 kg each from every 1000 kg of oil. The net weight per can is 2 kg of oil। तो इसमें ये पैरा में यही बोलना चाह रहा है कि जो हार्वेस्टिंग 2000 केजी सीड्स का हार्वेस्टिंग हुआ था, ठीक है, और उसको मिल में भेज दिया गया था। जब मिल में रिसीव हुआ तो वहाँ से 1000 केजी का ऑयल प्रोडक्शन हुआ, एडिबल ऑयल प्रोडक्शन हुआ। और जो 1000 केजी एडिबल ऑयल प्रोडक्शन हो गया तो उसको मार्केटिंग के लिए 2 केजी का एक कंटेनर बना करके 150 में बेचा गया। सिंपल सा था ये, ठीक है। इसके नीचे देखते हैं द कॉस्ट डेटा फॉर ईच डिवीजन फॉर द पीरियड एज अंडर। तो तीनों ही डिवीजन जो हार्वेस्टिंग वाला था, ऑयल मिल डिवीजन था, मार्केटिंग, तो तीनों का जो कॉस्ट डेटा है वो दिया हुआ था। तो सबसे पहले हार्वेस्टिंग का देखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर केजी ऑफ ऑयल सीड 2.5 है, वैसे फिक्स कॉस्ट पर केजी ऑफ ऑयल सीड 5 है। तो यहाँ पे वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट पर केजी ऑयल का सीड्स का दिया हुआ है। इसके नीचे ऑयल का भी वेरिएबल कॉस्ट पर केजी और फिक्स कॉस्ट पर केजी दिया हुआ है, 10 रुपीज़ एंड 7 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। इसके नीचे हम लोग देखते हैं मार्केटिंग डिवीजन का जो वेरिएबल कॉस्ट है per can of 2 kg of oil is 3.75 and fixed cost per can of 2 kg of oil is 8.75, ठीक है। इसके नीचे वाला पैरा रीड करते हैं। द फिक्स कॉस्ट आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड 2000 kg of oil seeds harvested 1000 kg of processed oil and 500 can of edible oil packed from aforesaid division respectively during the period under review। तो बोलना ये चाह रहा है कि जो फिक्स कॉस्ट का जो कैलकुलेशन होगा वो कैसे होगा, तो सेम एज वेरिएबल कॉस्ट जैसे होगा। तो इसमें यही बोलना चाह रहा है कि जो 2000 केजी खेती से कंप्लीट हो गया था और उसको हार्वेस्ट कर लिया गया था, उससे 1000 केजी का प्रोसेस्ड ऑयल बन रहा है और 500
कैन बन रहा है एडिबल ऑयल का और वो 150 में बिक रहा था, तो वही बोलना चाह रहा है कि जितना वेरिएबल कॉस्ट जिस जिस क्वांटिटी पे इनकर हो रहा है उतना फिक्स कॉस्ट भी इनकर हो रहा है, बोलना यही चाह रहा था। इसके नीचे वाले पैरा देखते हैं, द ऑयल मिल the other oil mills buy oil seed the same quality at rupees 12.5 per kg in the market, and the market price of edible oil processed by oil if the sold without being packed in marketing division is rupees 62.5 kg of oil per kg of oil। तो बोलना यही चाह रहा है कि जो ऑयल मिल है वो 12.5 केजी रुपीज़ पर केजी करके वो बाहर से भी खरीद सकता है सीड्स। इसके अलावा जो है जो मार्केटिंग वाला जो डिवीज़न है वो 62.5 पर केजी ऑयल भी खरीद सकता है बाहर से, ठीक है। और इसके नीचे अगर हम लोग देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है, तो कंप्यूट द प्रॉफिट ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ हार्वेस्टिंग 1000 kg of oil seed processing into edible oil and the same 2 kg can एज एस्टिमेटेड फॉर द पीरियड अंडर रिव्यू। तो वही सिंपल सा बोल रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट बनाना है, प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना है जिसमें अपने को जो डेटा चाहिए, सबसे पहले डेटा चाहिए कि सेल का फिगर होना चाहिए, उसमें से कॉस्ट माइनस कर देंगे प्रॉफिट, ये चीज़ माइंड में आ गया। तो मेरा जो सेल का जो फिगर वो कहाँ से जनरेट हो रहा था मेरा रेवेन्यू, तो वो मार्केटिंग टीम जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट था वो जो 500 कैंस बेच रहा था 150 करके, वो मेरा हो जाएगा रेवेन्यू। इसके अलावा तीनों डिपार्टमेंट में जो कॉस्ट इनकर हो रहा था वेरिएबल एंड फिक्स्ड वो माइनस कर देंगे, इसमें से मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो आइए एक सॉल्यूशन देखते हैं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट बनेगा जिसमें तो तीनों डिपार्टमेंट और एक टोटल का कॉलम आएगा। टोटल का कॉलम इसीलिए आएगा क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट का भी टोटल आएगा और जो फिक्स कॉस्ट है उसका भी टोटल आएगा, और चूँकि रिवेन्यू सिर्फ मार्केटिंग डिवीजन से जनरेट हो रहा था उसमें माइनस कर देंगे तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी यहाँ पे बनाया हुआ है पहला का, बाय हार्वेस्टिंग 2000 kg ऑफ ऑयल सीड्स एंड प्रोसेसिंग इनटू एडिबल ऑयल एंड सेलिंग द सेम इन 2 kg कैंस। तो 2000 kg सीड्स है जिसमें से 1000 kg ऑयल बनता है और वो 1000 kg ऑयल को 500 कैन बेच देते हैं, यानी कि 2 kg ऑयल का एक कैन बनता है। तो हार्वेस्टिंग डिवीजन, ऑयल मिल डिवीजन और मार्केटिंग डिवीजन तीनों आ गया। आउटपुट क्या है इस डिपार्टमेंट का, हार्वेस्टिंग का 2000 kg ऑफ ऑयल सीड है और ऑयल मिल का 1000 kg ऑफ ऑयल परचेज एंड 500 कैन मार्केटिंग डिवीजन का है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट इनकर हो रहा था यहाँ पे तीनों के लिए दिया हुआ था कि हार्वेस्टिंग का 2.5, तो 2.5 पर केजी ऑफ सीड्स, तो 2000 kg ऑफ सीड्स था इंटू 2.5 यानी कि 5000। सेम वे अपने ऑयल मिल डिवीज़न का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो निकाल लिए और 1000 kg इंटू ₹10 जो वेरिएबल कॉस्ट था पर केजी ऑयल का, ठीक है, ऑयल मिल डिवीज़न के लिए। वैसे मार्केटिंग के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट था वो 3.75 आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केटिंग डिवीज़न का वेरिएबल कॉस्ट पर कैन ऑफ 2 kg ऑयल इस 3.75 था, तो वो मेरा आ गया यहाँ पे वेरिएबल। सेम वे अपने फिक्स कॉस्ट का भी कैलकुलेशन कर लिया हार्वेस्टिंग डिवीज़न का, ऑयल मिल डिवीज़न का, मार्केटिंग डिवीज़न का, और इसका टोटल कर दिए तो टोटल 21,875 फिक्स कॉस्ट आ गया था, वेरिएबल कॉस्ट आया था टोटल 16,875। इन दोनों का अगर ऐड कर दिए तो मेरा टोटल कॉस्ट आ गया था 38,750। तो मेरा टोटल कॉस्ट आ चुका है और जो मेरा रेवेन्यू था एक ही जो मार्केटिंग डिवीज़न था उससे आने वाला था, और वो कैसे 500 कैन का था जो 150 करके बेच रहा था। यहाँ पे आप देखते हैं पॉइंट नंबर 3 में, तो यहाँ पे लिखा हुआ मार्केटिंग डिवीज़न विच पैक्स द एडिबल ऑयल इन 2 kg कंटेनर फॉर सेल एट ₹150 ईच कंटेनर। तो वही 1000 kg ऑयल बन रहा था ऑयल मिल में, उसको जो मार्केटिंग डिवीज़न वाले हैं 2 kg का एक कंटेनर बनाया और 500 कंटेनर बना, उसको 150 करके बेच दिया, यानी कि 500 इंटू 150 करते हैं तो 75,000 का मेरा रेवेन्यू आ जाएगा। तो सेल्स रेवेन्यू 75,000 का और जो टोटल कॉस्ट आ रहा था वो 38,750 माइनस 38,750, तो मेरा प्रॉफिट आ गया 36,250। तो ये था पहला का सॉल्यूशन। अब अपने देखने वाले हैं सेकंड का सॉल्यूशन क्या है। तो सेकंड का जो रिक्वायरमेंट है, कंप्यूट द ट्रांसफर प्राइस द
that will used for internal transfer from harvesting division to oil mill division and second में from oil mill division to marketing division under the following method. पहला शेयर कंट्रीब्यूशन इन रिलेशन टू वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्केटिंग प्राइस। तो इसमें ये बोलना चाह रहा है कि जो हार्वेस्टिंग डिवीजन वाला था वो जो ट्रांसफ़र कर रहा था ऑयल मिल को वो कितना रुपीस में ट्रांसफ़र करेगा उसका एक ट्रांसफ़र प्राइस, और जो ऑयल मिल वाला था वो जो मार्केटिंग डिवीजन को ट्रांसफ़र कर रहा था तो उसका जो ट्रांसफ़र प्राइस है क्या होगा। तो क्वेश्चन तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही मैंने हिंट दे दिया था कि इसमें जो ट्रांसफ़र प्राइस है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा पिछला डिपार्टमेंट का, ठीक है। और जो इसमें दो मेथड से कैलकुलेट करना पड़ेगा, शेयर कंट्रीब्यूशन इन रिलेशन टू वेरिएबल कॉस्ट। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे जितना भी ये कंट्रीब्यूशन अपने निकाल लेंगे तो मेरा जो टोटल तो अपनी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कैसे निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट हाँ यहाँ पे कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर देंगे तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन तीनों डिपार्टमेंट का आ जाएगा, और वो जो कंट्रीब्यूशन आएगा तीनों डिपार्टमेंट का उसको अकॉर्डिंग टू वेरिएबल कॉस्ट अपने और तीनों में बांट देंगे तो मेरा तीनों का कंट्रीब्यूशन आएगा। तो आपको पता ही है कि जो ट्रांसफ़र प्राइस सेट होता है कोई भी डिवीज़न का तो उसमें क्या दो चीज़ चाहिए होता है, एक तो वेरिएबल कॉस्ट चाहिए होता है और दूसरा कंट्रीब्यूशन। ये दोनों ऐड करते हैं मेरा ट्रांसफ़र प्राइस कैलकुलेट हो जाता है। और दूसरा था कि मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग अपने ट्रांसफ़र प्राइस सेट करने वाले। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख के ही समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्किंग में टोटल कंट्रीब्यूशन अपने निकाल लिए हैं। टोटल जो रिवेन्यू था 75,000 माइनस कर दिया टोटल वेरिएबल कॉस्ट 38,750, तो आ गया मेरा 51,125, ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। अब इसको अपने जो वेरिएबल कॉस्ट है उसके बेसिस पे तीनों में एलोकेट करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट था क्वेश्चन में अपने कैलकुलेट किए थे 16,875 था, और हार्वेस्टिंग के लिए 5,000 था, ऑयल मिल डिवीजन के लिए 10,000, मार्केटिंग के लिए 1,875 था वेरिएबल कॉस्ट, और टोटल 16,875 था। तो इस रेशियो में अपने बांट दिए, अपने जो 5,000 था वो हार्वेस्टिंग का था तो 5,000 डिवाइड बाय टोटल वेरिएबल कॉस्ट 16,875 इंटू जो टोटल कंट्रीब्यूशन था 58,125, तो वो अपने कैलकुलेट कर लिए। तो हार्वेस्टिंग का जो कंट्रीब्यूशन का शेयर है वो 17,222 आ गया। वैसा ही ऑयल मिल का आ गया 10,000 का वेरिएबल कॉस्ट था उस पर कितना कंट्रीब्यूशन बनता है तो 34,445। उसके अलावा जो मार्केटिंग डिवीज़न था वो बैलेंसिंग आ गया 6,458, ठीक है। तो अब अपने को ट्रांसफ़र प्राइस कैलकुलेट करना है। तो मैंने बोला था कि ट्रांसफ़र प्राइस जब भी कैलकुलेट करेंगे तो अपना जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो लेंगे ही लेंगे, प्लस जितना कंट्रीब्यूशन कमा रहे वो भी चाहिए मेरे को, तो वो मेरा ट्रांसफ़र प्राइस बन जाता है। तो यहाँ पे जो शेयर कंट्रीब्यूशन इन रिलेशन टू वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा ट्रांसफ़र प्राइस फ्रॉम हार्वेस्टिंग डिवीज़न टू ऑयल मिल डिवीज़न। तो हार्वेस्टिंग डिवीज़न वाला कितना ट्रांसफ़र प्राइस चार्ज करेगा ऑयल मिल डिवीज़न से, तो जितना हार्वेस्टिंग डिवीज़न का जो वेरिएबल कॉस्ट लगा है खुद का प्लस वो कंट्रीब्यूशन जितना कमा रहा है वो दोनों ऐड कर देंगे तो उतना ट्रांसफ़र प्राइस जो कि चार्ज करेगा ऑयल मिल डिवीज़न से, ठीक है। तो जो हार्वेस्टिंग डिवीज़न चार्ज करेगा वो 5,000 खुद का जो कॉस्ट लगा था वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने कैलकुलेट किए थे, वो कैसे किए थे वो तो पता ही है। 5,000 प्लस इसका जो खुद का वेरिएबल कंट्रीब्यूशन आया था शेयर कंट्रीब्यूशन 17,222 वो दोनों ऐड कर दिए तो मेरा यहाँ पे आ गया कि ट्रांसफ़र प्राइस 22,222 ये चार्ज करेगा हार्वेस्टिंग डिवीज़न ऑयल मिल डिवीज़न से। अब यहाँ देखना है ऑयल मिल डिवीज़न कितना चार्ज करेगा मार्केटिंग डिवीज़न से, तो यहाँ पे खुद का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो चार्ज करेगा, इसके अलावा जो पेमेंट किया था पिछला डिपार्टमेंट को मतलब हार्वेस्टिंग डिपार्टमेंट को 22,222 वो तो करेगा, इसके अलावा जो खुद का कंट्रीब्यूशन है वो भी उसको चाहिए, तो मार्केटिंग डिवीजन से इतना पैसा चार्ज करेगा। तो पहले जो पिछला डिवीज़न को पेमेंट किया यानी कि 22,222, इसके अलावा जो वेरिएबल कॉस्ट था 10,000 का जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो और जो था शेयर कंट्रीब्यूशन अभी हम लोग निकाले थे यहाँ पे ऑयल मिल डिवीज़न का 34,445, ये तीनों फिगर ऐड कर देंगे तो मेरा जो है कि ट्रांसफ़र प्राइस आ जाएगा जो ऑयल मिल डिवीज़न चार्ज करेगा मार्केटिंग डिवीज़न से यानी कि 66,667 रुपीज़। अब क्या है कि मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग अपने को ट्रांसफ़र प्राइस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जब अपने क्वेश्चन रीड किए थे तो यहाँ पे हाँ ये वाला जो पैरा है लास्ट वाला पैरा है कि अदर ऑयल मिल बाय द ऑयल सीड सेम क्वालिटी एट रुपीज़ 12.5 इन द मार्केट
ठीक है। तो जो ऑयल मिल था वो कहीं और से भी खरीदता तो सीड्स था पर केजी 12.5 रुपीज़ करके खरीद सकता था। तो इतना तो कम से कम चाहिए ही होगा, तो यही ट्रांसफ़र प्राइस हो जाएगा। तो 12.5 इंटू 2000 केजी, तो ये ट्रांसफ़र प्राइस हो जाएगा जो कि सीड्स हार्वेस्टिंग वाला चार्ज करेगा ऑयल मिल डिवीज़न से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मार्केटिंग वाला जो था उसके बेसिस पे जो ट्रांसफर प्राइस जो हार्वेस्टिंग डिवीजन चार्ज करेगा ऑयल मिल डिवीजन से, कि मार्केट प्राइस 2000 kg ऑफ ऑयल सीड ट्रांसफर टू ऑयल मिल डिवीजन एट द रेट ऑफ ₹12.5 पर केजी, यानी कि 25,000 चार्ज करेगा। इसके अलावा जो है कि ऑयल मिल डिवीजन मार्केटिंग डिवीजन से कितना चार्ज करेगा, तो जितना में ऑयल मिल डिवीज़न मार्केटिंग डिवीज़न जितना में वो बाहर से खरीद सकता था। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो मार्केटिंग डिवीज़न है, सॉरी एक सेकेंड वो आगे पीछे हो गया। माफ़ कीजिएगा, ये पीछे चला गया था। तो इसमें से अपने देखने वाले थे कि यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि इफ सोल्ड विदाउट बीइंग पैक्ड इन द मार्केटिंग डिवीजन 62.5 के पर केजी ऑफ ऑयल। तो यहाँ अगर बिना पैक किए बेचता तो 62.5 करके यहाँ पे बेचता, तो ये सेम अपने चार्ज कर लेंगे कम से कम मार्केटिंग डिवीज़न से। तो जो ऑयल मिल डिवीज़न है वो चार्ज करेगा जितना मैं बाज़ार में बेच सकता था उतना तो मार्केटिंग डिवीज़न से चाहिए। तो उतना कितना में बेच सकता था, ये अपना बेच सकता था ये 62.5 पर केजी। यहाँ पे लिखा हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये 1000 केजी ऑयल बना रहा था, उसको बाज़ार में बेच सकता था 62.5 करके। तो उतना तो मार्केटिंग डिवीज़न से लेगा, तो यानी कि 62.5 केजी ऑयल मिल डिवीज़न जो ट्रांसफ़र प्राइस चार्ज करेगा, जिस पे ट्रांसफ़र करेगा मार्केटिंग डिवीज़न को, वो 62.500 है, 62,500। ठीक है। उसके बाद अपने जो थर्ड का रिक्वायरमेंट है, विच ट्रांसफ़र प्राइस मेथड विल बी डिविजनल मैनेजर प्रेफर टू यूज़। तो वही है कि ऊपर जो अपने मेथड कैलकुलेट किए थे कि शेयर कंट्रीब्यूशन वाला मार्केट प्राइस वाला जो ट्रांसफ़र प्राइस दोनों कैलकुलेट किए थे, तो कौन सा मेथड यूज़ करेगा, तो अपने दोनों का जो प्रॉफिट है वो निकाल लेते हैं, उसके बाद कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो अपने मेथड यूज़ करने वाले हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। द स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी अंडर डिफरेंट ट्रांसफर प्राइस मेथड। तो पहला तो आप देख सकते हैं कि ट्रांसफर प्राइस ट्रांसफर किसको कर रहे थे, तो हार्वेस्टिंग वाला जो सीड्स है, हार्वेस्टिंग डिवीजन जो सीड्स है वो ऑयल मिल को डिवीजन को ट्रांसफर कर रहा, तो वो पहला में आ गया। और फ्रॉम ऑयल मिल, जो ऑयल मिल है जो तेल रेडी हो जा रहा था वो मार्केटिंग डिवीजन को भेज रहा था। ठीक है। मार्केटिंग डिवीजन सीधा डायरेक्ट सेल कर रहा था बाजार में। ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रांसफर प्राइस देखते हैं, तो यहाँ पे शेयर कंट्रीब्यूशन मेथड में देखते हैं, तो फ्रॉम हार्वेस्टिंग टू ऑयल मिल डिवीजन का जो ट्रांसफर प्राइस था, जिस प्राइस पे ट्रांसफर कर रहा था ऑयल मिल को, वो 22,222 था जो अपने ऊपर कैलकुलेट किए थे। इसके अलावा जो ऑयल मिल डिवीज़न जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर रहा था वो 66,677 है, 66,667 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो अपना शेयर कंट्रीब्यूशन वाले में जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग है, हाँ यहाँ पे 22,222 जो अभी हम लोगों ने देखा, और 66,677। ठीक है। तो ये जो हार्वेस्टिंग ऑयल मिल से चार्ज कर रहा है ये तो इसका ट्रांसफ़र प्राइस हो जाएगा। फिर तो ये भी ऑयल मिल का भी तो ट्रांसफ़र प्राइस हो जाएगा, जो चार्ज किया हार्वेस्टिंग वो तो इसका कॉस्ट बन जाएगा, तो वो ट्रांसफ़र प्राइस हो जाएगा, वो ट्रांसफ़र प्राइस इतना हो जाएगा जो कि चार्ज हुआ था, हार्वेस्टिंग डिवीज़न किया था। उसके अलावा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्वेश्चन में तो तीनों का दिया हुआ था, आइडेंटिफाइबल था, और जो फिक्स कॉस्ट है वो भी आइडेंटिफाइबल था। तो ये जो मेरा जो ऊपर का है ट्रांसफ़र प्राइस वो एक तरह से रिवेन्यू हो गया। ठीक है। हार्वेस्टिंग डिवीज़न के लिए, ऑयल मिल डिवीज़न के लिए और मार्केटिंग डिवीज़न के लिए इन केस ऑफ ट्रांसफ़र। ठीक है। एक दूसरे को ट्रांसफ़र करता है, तो जो रिवेन्यू था उसमें से ये कॉस्ट अपने जैसे 22,222 में अपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिए 5,000 और फिक्स कॉस्ट 10,000, तो मेरा
7,222 आ गया प्रॉफिट। वैसे ही ऑयल मिल का जो प्रॉफिट आ गया 26,945। वैसे ही जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो प्रॉफिट आया है, डिवीज़न का जो प्रॉफिट आया 2083 आया है। इसके अलावा मार्केट प्राइस मेथड में अगर जाते हैं तो उसमें ट्रांसफ़र प्राइस हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए थे कि जो हार्वेस्टिंग वाला है ऑयल मिल से चार्ज करेगा 25,000 और जो ऑयल मिल है मार्केटिंग डिवीज़न से चार्ज करेगा 62,500। तो वो मेरा ट्रांसफ़र प्राइस आ गया इन दोनों का। और 75,000 जो बाहर में सेल कर रहा था मार्केटिंग डिवीज़न वो है। इसके अलावा जो ट्रांसफ़र प्राइस ऑयल मिल का तो 25,000 बन जाएगा, तो वो माइनस हो जाएगा, कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। इसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट तीनों में कैलकुलेटेड था और फिक्स कॉस्ट भी सेम ही आ जाएगा, तो ये माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है कि जो अपने शेयर कंट्रीब्यूशन मेथड है इसमें जो है कि मार्केट प्राइस मेथड वाला जो ट्रांसफ़र प्राइस है वो बेटर है। ठीक है, तो मार्केटिंग जो मैनेजर को चाहिए डिसीजन, तो वहाँ इसको लेना चाहिए कि मार्केटिंग प्राइस मेथड वाला में प्रॉफिट 10,000 है जो कि ज़्यादा है 7,222 से, तो अपने को मार्केट प्राइस मेथड वाला अडॉप्ट करना चाहिए हार्वेस्टिंग डिवीज़न वाले को। वैसे ही यहाँ पे 26,945 ऑयल मिल डिवीज़न को अडॉप्ट करना चाहिए शेयर कंट्रीब्यूशन मेथड, क्योंकि प्रॉफिट उसमें ज़्यादा है। और जो अरे यार फिर आगे पीछे हो गया। हाँ, हम लोग वापस आ चुके हैं और यहाँ पे मार्केट प्राइस मेथड अपने जो मार्केटिंग डिवीज़न के लिए है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रॉफिट वो ज़्यादा है, यानी कि जो प्रॉफिट है 6,250। तो मेरा ये डिसीजन रहा कि अपने जो हार्वेस्टिंग वाले के लिए अपने जाएंगे मार्केट प्राइस मेथड वाला ट्रांसफ़र प्राइस में, और इसमें ऑयल मिल के लिए अपने जाएंगे शेयर कंट्रीब्यूशन मेथड वाला ट्रांसफ़र प्राइस में, और मार्केटिंग डिवीज़न में जाएंगे अपने मार्केट डिवीज़न वाला ये मार्केट प्राइस मेथड में। ठीक है, वो अपने ट्रांसफ़र प्राइस वाला चूज़ कर लेंगे। अब उसके बाद अपने देखने वाले क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसफ़र प्राइसिंग बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे अपने ट्रांसफ़र प्राइसिंग कैलकुलेट करने वाले हैं कि वही कि भैया आपको ट्रांसफ़र करेंगे तो मेरा जो नुकसान होगा उतना तो कम से कम आपसे चाहिए होगा। ठीक है, तो नुकसान क्या होगा कि कंट्रीब्यूशन लॉस होगा अगर आपको हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो डिवीज़न जेड इज ए प्रॉफिट सेंटर विच प्रोड्यूस 4 प्रोडक्ट ए बी सी एंड डी। ईच प्रोडक्ट इज सोल्ड इन एक्सटर्नल मार्केट ऑल्सो। डेटा फॉर द पीरियड इज ए बी सी एंड डी का दिया हुआ मार्केट प्राइस पर यूनिट, ए बी सी एंड डी का वेरिएबल कॉस्ट और प्रोडक्शन पर यूनिट तीनों का दिया है। उसके अलावा जो लेबर आवर्स का रिक्वायरमेंट है पर यूनिट वो भी दिया हुआ है। ए के लिए 3 घंटा, बी के लिए 4 घंटा और सी के लिए 2 घंटा और डी के लिए 3 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट डी कैन बी ट्रांसफर टू प्रोडक्ट वाई। प्रोडक्ट डी है जो कि यहाँ पे डी है वो डिवीजन वाई को भी ट्रांसफर हो सकता है, बट मैक्सिमम क्वांटिटी दैट में रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर दिस ट्रांसफर इज 2,500 ऑफ डी। तो डी का जो मैक्सिमम ट्रांसफ़र हो सकता है वो 2,500 यूनिट हो सकता है। और उसके नीचे यहाँ पे मैक्सिमम सेल्स इन एक्सटर्नल मार्केट दिया हुआ है। ए का जो बाहर में बिक सकता है वो 2,800, बी का 2,500, सी का 2,300, वैसे ही डी का सिर्फ 1,600 बिक सकता है। ठीक है, उसके नीचे देखते हैं डिवीजन वाई कैन परचेज द सेम प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ ₹125 पर यूनिट फ्रॉम आउटसाइड इंस्टेड ऑफ रिसीविंग ट्रांसफर प्रोडक्ट डी फ्रॉम डिवीज़न जेड। तो जो डिवीज़न वाई है, जो प्रोडक्ट डी है जो बनाता है डिवीज़न जेड, वो बाहर से भी डिवीज़न वाई खरीद सकता है 125 करते हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट पहला क्या है कि व्हाट शुड बी द ट्रांसफर प्राइस फॉर ईच यूनिट ऑफ 2,500 यूनिट ऑफ डी इफ द लेबर आवर्स टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल इन डिवीज़न जेड इज 20,000। तो यही ट्रांसफ़र प्राइस के जो डिवीज़न कौन सा था, हाँ डिवीज़न जेड है, वो प्रोडक्ट डी को कितना में ट्रांसफ़र करेगा डिवीज़न वाई को। ठीक है, तो वो अपने को ट्रांसफ़र प्राइस निकालना था पर यूनिट कि एक यूनिट ऑफ डी कितना में ट्रांसफ़र करेगा डिवीज़न वाई को। ठीक है, तो वो अपने देखेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन रीड किया उससे ये लगा क्योंकि जो अवेलेबल आवर्स है
वो मेरा दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रिक्वायर्ड आवर्स है वो अपने निकाल लेंगे और अपने जो है कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसमें अपने रैंकिंग कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आगे सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर अपने निकाल लेंगे। तो रैंकिंग ऑफ प्रोडक्ट विद अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम इज ए की फैक्टर। तो यहाँ पे स्केयर्स में था 20,000 आवर्स। तो आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मार्केट प्राइस तीनों का दिया हुआ था। वापस से अपने आ गए हैं, ठीक है। तो तीनों का यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मार्केट फिर से वापस से आते हैं, माफ़ कीजिएगा यार, आगे पीछे हो गया फिर से। हाँ, तो हम लोग आ चुके हैं। तो मार्केट प्राइस चारों का दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट चारों का दिया हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट और लेबर आवर्स तो रिक्वायर्ड पर यूनिट दिया हुआ है ही। तो जो कंट्रीब्यूशन आएगा उसको डिवाइड कर देंगे लेबर आवर्स से पर यूनिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20, 46, 50 एंड 45 ए, बी, सी एंड डी के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ चुका है। इसके नीचे मेरा जो लेबर आवर पर यूनिट है वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर मेरा आ जाएगा। और ये कैसे आएगा कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय लेबर आवर रिक्वायर्ड पर यूनिट। तो 20 डिवाइड बाय 3 करेंगे 6.67 आ गया कंट्रीब्यूशन ए का। वैसे ही 46 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 11.5 आ जाएगा पर आवर बी का। वैसे ही सी का और डी का भी आ जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर 25 जो कि सी में सबसे ज़्यादा है उसको रैंक 1 किया। उसके बाद से जो सेकंड हाईएस्ट है वो 15 है, उसको रैंक 2 किए। और जो थर्ड हाईएस्ट है 11.5 रैंक 3 और जो 4.67 है उसको रैंक 4 कर दिए। तो मैक्सिमम डिमांड कितना था बाजार में 2800, 2500, 2300 एंड 1600 जो कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था कि मैक्सिमम एक्सटर्नल सेल था 2800, 2500, 2300। तो ये मेरा था, ठीक है। तो जो है इतना यूनिट जो हम लोग बाजार में बेचते हैं उसको बनाने के लिए कितना समय लग रहा था। तो यहाँ पे 2800 अगर सबसे पहले ए का देखें तो 2800 यूनिट बाजार में बेचते हैं। तो उतना बनाने के लिए जो टाइम लगता पर यूनिट 3 आवर्स लग रहा था इंटू 3। तो यानी कि 8400 यानी कि 8400 ए में समय लगता लेबर आवर का। वैसे बी का 2500 इंटू 4 करेंगे 10,000 बी में। वैसे ही 2300 यूनिट सी का इंटू 2 आवर्स पर यूनिट यानी कि 4600। वैसे 4800 आ जाएगा डी का। अगर तीनों को ऐड करते हैं तो 8400 प्लस 10,000 प्लस 4600 प्लस 4800 27,800 का रिक्वायरमेंट हो जाता है इतने सारे यूनिट को बनाने के लिए। लेकिन जो मेरे पास अवेलेबल आवर्स है वो 20,000 ओनली है। 20,000 ही है। तो ये देखते हैं कि ये चूँकि ये स्केयर्स में है तो सबसे पहले अपने उस यूनिट को बनाएंगे जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले जो रैंकिंग के अकॉर्डिंग अपने जो आवर्स है उसको एलोकेट कर देंगे। तो 4600 आवर्स जो है सी को बनाने के लिए सबसे पहले दे देंगे, ठीक है। तो उसमें 4600 आवर्स यूज हो जाएगा और उससे मेरा 2300 यूनिट बन जाएगा। वैसे सेकेंड जो हाईएस्ट है 4800 आवर्स डी को बनाने के लिए दे देंगे और उसमें 4800 आवर्स लग जाएगा। 1600 यूनिट मेरा रेडी हो जाएगा। वैसे ही मेरा अगर 4800 प्लस 4600 करे तो मेरा 9400 आवर्स अभी तक यूज़ हो चुका है। उसके बाद अपने सी बनाने वाले हैं तो आराम से सी को उसके बाद जो है रैंक 3 के लिए यूज़ करने वाले हैं यानी कि प्रोडक्ट बी के लिए। उसके लिए 10,000 घंटे का ज़रूरत है यानी कि प्लस कर देते हैं 10,000। तो यहाँ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे दे दिए तो प्रोडक्ट बी में मेरा 2500 यूनिट बन गया। अब जो रिमेनिंग आवर्स बचा है वो सिर्फ और सिर्फ 600 आवर्स बचा है। वो कैसे, क्योंकि ये तीनों जो प्रोडक्ट बी सी एंड डी बनाने के लिए मेरा यूज हो चुका है। जो आवर्स है वो 19,400 का और जबकि टोटल जो अवेलेबिलिटी था वो 20,000 ही था। माइनस 20,000 जो आवर्स बचा है वो 600 आवर्स बचा है
तो 600 आवर्स अपने यूज़ कर लेते हैं प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये मेरा यूज़ हो चुका है। तो अब अपनी ट्रांसफ़र प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। चूँकि टाइम रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग डिमांड ऑफ 2500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट डी फॉर डिवीजन वाई इज़ 7500, क्योंकि जो प्रोडक्ट सी का एक यूनिट बनाने के लिए 3 घंटे का समय लग रहा था और डिमांड जो डिवीज़न वाई का था वो 2500 यूनिट का था। तो 2500 यूनिट बनाने के लिए 2500 इंटू 3 आवर्स पर यूनिट, यानी कि 7500 आवर्स लग रहा है। तो अपने जो 7500 आवर्स था वो अपने कैसे यूज़ करेंगे, तो जो सबसे लोवेस्ट कंट्रीब्यूशन था ना, यानी कि जो रैंक 4 था, रैंक 3 था, उसमें यूज़ करेंगे। तो जो 7500 आवर्स से पहले तो 600 जो आवर्स जो यूज़ हो रहा था रैंक 4 में उसको यूज़ कर लिए, और उसके बाद जो रिमेनिंग -600, यानी कि जो रिमेनिंग 6900 आवर्स है जो कि प्रोडक्ट डी को बनाने में ये लग रहा है, वो अपने रैंक 3 से एडजस्ट करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट सी उतना आवर्स उससे ले लेंगे, ठीक है, उतना आवर्स। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ 7500 आवर्स फॉर प्रोवाइडिंग 2500 यूनिट, यानी कि 2500 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट डी फॉर डिवीजन वाई कैन बी मेट बाय सेक्रीफाइसिंग 600 आवर्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 6900 आवर्स ऑफ प्रोडक्ट बी। तो यही चीज़ हमने बताया था अभी कि सबसे पहले जो सेक्रीफाइस करेगा रैंक 4 वाला करेगा, उसके बाद रैंक 3 वाला करेगा, ठीक है। तो अपना जो ट्रांसफ़र प्राइस है वो कितना आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये जो ऑर्डर है जो 2500 यूनिट का है प्रोडक्ट डी बनाने के लिए जो लग रहा है, ठीक है, तो 7500 आवर्स का जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे, तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो ये बनाएंगे तो अपने तो 600 आवर्स का तो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, और प्रोडक्ट ए के लिए और बी के लिए जो है यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे 6900 आवर्स। तो इतना का तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, और जब बनेगा नहीं तो मार्केट में बिकेगा नहीं, जब बिकेगा नहीं मार्केट में तो उतना का मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस हो जाएगा, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपने बोलते हैं इस टर्म में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वेरिएबल कॉस्ट है प्रोडक्ट डी का वो पर यूनिट था 85 रुपीज़ और 6900 आवर्स था, और जो प्रोडक्ट बी का 6900 आवर्स प्रोडक्ट बी का ले रहे थे, और एक आर का जो कंट्रीब्यूशन था प्रोडक्ट बी का यहाँ पे 11.5 था, आप यहाँ पे देखें तो 11.5 था। तो वो 6900 आवर्स जो कंट्रीब्यूशन लॉस हो रहा था 11.5, वैसे ही 600 आवर्स का जो कंट्रीब्यूशन लॉस हो रहा था 6.67 पर यूनिट ए का हो रहा था, ठीक है, पर आर ए का हो रहा था कंट्रीब्यूशन लॉस, तो 6.67। तो इन दोनों को कैलकुलेशन कर दिए, तो यहाँ पे आ गया मेरा टोटल, इसको डिवाइड कर दिया 2500 यूनिट से, तो मेरा 33.34 आ रहा है, जो कि कंट्रीब्यूशन लॉस हो जा रहा है प्रोडक्ट ए से प्रोडक्ट बी से, जो कि रैंक 4 है, रैंक 3 था, ठीक है। तो वो मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस हो गया, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, तो 85 प्लस 33.34 यानी कि 118.34 का मेरा ट्रांसफ़र प्राइस होगा, यानी कि जो है डिवीज़न जेड जो है प्रोडक्ट डी को सेल करेगा, वाई को कितने पे सेल करेगा, 118.34 आराम से कर सकता है। हालांकि वाई परचेज कर रहा था 125 में, तो ये तो अच्छा है ना कि वाई तो इसी से करना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट इसका वाई का कम पड़ रहा है प्रोडक्ट। तो वही ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करना था, तो वो हो चुका है। अब अपने कुछ प्रॉब्लम 3 में आने वाले हैं। मैरिन लिमिटेड हैज टू डिवीजन ए एंड डिवीजन बी। डिवीजन ए प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट जेड which will be which it sells to external market and also to division B. Division in Marine Limited are treated as profit centers, and division are given autonomy to set transfer price and choose their supplier performance of each division measured on the basis of target profit given for each period. तो एक कंपनी है जिसका 2 डिवीजन है, ए और बी। डिवीजन ए जो है प्रोडक्ट जेड बनाता है, जो कि प्रोडक्ट जेड को डिवीजन बी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है और मार्केट में भी सेल कर सकता है, और इंडिपेंडेंट है कि वो प्रोडक्ट डिवीजन ए है अपना ट्रांसफ़र प्राइस सेट कर सकता है, ठीक है। ये पैरा का वही मतलब था। और पैरा 2 देखते हैं।
Division A can produce 1 lakh unit of product Z at full capacity. Division for Z product Z in the external market is 70,000 units only at selling price of rupees 2500 per unit to produce product Z. Division A incur 1600 variable cost per unit and fixed cost 400 lakhs यानी कि 4 करोड़. Division A has employed 12 crore as a working capital. Working capital is financed by cash credit facility provided by the lender बैंक at the rate of 11.5% per annum. ठीक है. इसके अलावा जो डिवीजन ए हैज बीन गिवन टारगेट प्रॉफिट 2.5 करोड़ फॉर ए ईयर. तो इसमें ये बोलना चाह रहा है कि डिवीजन ए है मैक्सिमम जो प्रोड्यूस कर सकती है वो 1 लाख यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जेड कर सकती है, और 1 लाख में से 70,000 वो मार्केट में बेच सकती है आराम से. ठीक है. और वो 2500 में बेच सकती है. इसके अलावा जो बोला हुआ है कि डिवीजन जेड का जो एक यूनिट डिवीजन प्रोडक्ट जेड का जो एक यूनिट बनाने में खर्चा होता है डिवीजन ए में वो 1600 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनकर होता है. इसके अलावा जो फिक्स कॉस्ट है 4 करोड़ का खर्चा होता है. डिवीजन ए का जो कैपिटल वर्किंग कैपिटल का जो एम्प्लॉयमेंट है वो है कि 12 करोड़, और इस पे जो है कम से कम जो लेंडर लेगा इंटरेस्ट वो क्रेडिट फैसिलिटी के लिए वो लेगा 11.5%, और डिवीजन ए का जो टारगेट प्रॉफिट है वो भी है 2.5 करोड़ का 1 साल में. तो ये था सेकेंड पैरा. इसके अलावा अपने देखते हैं डिवीजन बी हैज फॉर्म 2 सप्लायर आर एंड एस हु आर एग्रीड टू सप्लाई प्रोडक्ट जेड. ठीक है. तो डिवीजन बी जो है प्रोडक्ट जेड को वो बाहर से भी ले सकता है, जो सप्लायर है आर लिमिटेड एंड एस लिमिटेड उससे भी. ठीक है. डिवीजन बी हैज रिक्वेस्टेड ए कोटेशन ऑफ 40,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जेड फ्रॉम डिवीजन ए. तो डिवीजन बी को कम से कम जो है कोटेशन में चाहिए 4000 यूनिट प्रोडक्ट जेड का. तो वो चूंकि 1 लाख बना रहा था. ठीक है. डिवीजन ए जो है जेड का जो प्रोडक्ट यूनिट था वो 1 लाख बना रहा था, और डिवीजन और 70,000 तो आसानी से बाजार में बेच रहा था, बाजार में 2500 के हिसाब से. तो उसके पास जो स्पेयर कैपेसिटी था वो 30,000 यूनिट का था. लेकिन डिवीजन बी को तो चाहिए कम से कम 40,000 यूनिट्स ए से. तो ए का जो स्पेयर कैपेसिटी था वो सिर्फ 30,000 था. तो 10,000 पे जो है वो कंट्रीब्यूशन भी लॉस होगा कि मार्केट में नहीं बेचने के वजह से जो नुकसान होगा वो भी तो ट्रांसफर प्राइस के लिए चार्ज करेगा. ठीक है. इसके अलावा जो रिक्वायर्ड कैलकुलेट ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जेड दैट डिवीजन ए शुड कोट इन ऑर्डर टू मीट टारगेट प्रॉफिट. तो सबसे यहाँ पे बोला है कि ट्रांसफर प्राइस बताना है प्रोडक्ट जेड का कि ए कितना चार्ज कोट करना चाहिए प्रोडक्ट जेड के लिए बी से, ये उसका जो प्रॉफिट है वो भी मेट हो 2.5 करोड़ का. तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कम से कम जो होगा अपना जो ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जेड, जो पॉइंट नंबर 1 का सॉल्यूशन है, दैट डिवीजन ए शुड कोट टू मीट द ऑर्डर of target profit. तो quotation of 40,000 unit of product Z should be met the division A's target profit and interest on capital. तो जो target profit है और जो अपना working capital लगा के रखा है उस पर तो सब कम से कम जो इंटरेस्ट है वो दोनों तो चाहिए. ठीक है. तो मिनिमम इतना कोट करेगा प्रोडक्ट जेड से. तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. तो टारगेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 2.5 करोड़ का प्रॉफिट उसको चाहिए 1 साल में. इसके अलावा जो 12 करोड़ का वर्किंग कैपिटल का जो इम्प्लॉयड करके रखा था उस पर 11.5% जो इंटरेस्ट वाला फिगर था 1.38 करोड़ वो भी चाहिए. तो कम से कम जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट है वो हो जाता है 2.5 करोड़ पर प्लस 1.38 करोड़ यानी कि 3.88 करोड़ चाहिए जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट है. इसके तो आपको पता ही है कि जो कंट्रीब्यूशन आता है वो कैसे आता है, वो मेरा जितना प्रॉफिट है प्लस फिक्स कॉस्ट ये दोनों को ऐड करते मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाता है. तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी क्वेश्चन में दिया हुआ था 4 करोड़ का. अगर आप देखें
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड पैरा का 4th लाइन में जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो 4 करोड़ का है। तो प्रॉफिट में जो है फिक्स्ड ओवरहेड ऐड कर देते हैं तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाता है टोटल 7.88 करोड़। ठीक है, तो एक्सटर्नल सेल के वजह से मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा था, तो अब जो चूँकि सेल तो अपने 70,000 कर पा रहे थे, लेकिन क्या है कि एक ऑफर आया है जो डिवीज़न बी से कि 40,000 यूनिट तो उसको देना है। तो अब जो बाहर में बेच पाएंगे तो वो तो 60,000 ही बेच पाएंगे ना, क्योंकि टोटल 1 लाख यूनिट में 40,000 अपने बी को दे दिए तो 60,000 यूनिट ही तो बाहर में बेच पाएंगे, एक्सटर्नल सेल हो जाएगा। तो जो बाहर में बेच पाएंगे उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि 2500 यानी कि 2500 मेरा सेलिंग प्राइस था, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट मेरा 1600 था। कंट्रीब्यूशन एक यूनिट पे अपने कमा रहे थे बाजार में बेचने से 900 का, टोटल बाजार में यूनिट्स बेच रहे थे इंटू 60,000 यानी कि 5.4 करोड़। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5.4 करोड़ यहाँ पे एक्सटर्नल सेल है। तो जो इंटरनल सेल के वजह से यानी कि जो प्रोडक्ट बी को ट्रांसफ़र करने के वजह से जितना भी कंट्रीब्यूशन चाहिए वो कितना हो जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन जो था टारगेट वाला है 7.88 माइनस 5.4 यानी कि 2.48 करोड़ का जो मेरा कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्ट बी को ट्रांसफ़र करेंगे तो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्रोडक्ट जेड का अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा इंटरनल ट्रांसफ़र के लिए, तो 2.48 जो अपने इंटरनल ट्रांसफ़र कर रहे थे 40,000 यूनिट, तो उस पर उस पर कंट्रीब्यूशन अपने को अर्न करना था 2.48 करोड़ का डिवाइड बाय 40,000 यूनिट यानी कि 620 अपने को कंट्रीब्यूशन चाहिए यदि प्रोडक्ट जेड को हम बी को ट्रांसफ़र करते हैं उस केस में। तो मेरा टारगेट प्राइस क्या हो जाएगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट यानी कि कंट्रीब्यूशन जो लॉस्ट होगा ट्रांसफ़र करने के वजह से आपको, तो वो तो चाहिए यानी कि 620 तो चाहिए, 620 तो चाहिए। ठीक है, चूँकि मार्केट में अब तो बेच नहीं पा रहे हैं ना, तो उसके वजह से मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो तो चाहिए होगा मेरा 620 प्लस जो वेरिएबल कॉस्ट है 1600 का यानी कि 1600 का प्लस 620, तो 1600 प्लस 620 करेंगे तो मेरा 2220 मेरा जो आ जाएगा ट्रांसफ़र प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जेड टू डिवीज़न बी, ये मेरा आ जाएगा। अब अपने सेकेंड रिक्वायरमेंट देखते हैं, कैलकुलेट टू प्राइजेस division A would have to quote to division B if become मैरिल लिमिटेड पॉलिसी टू कोड ट्रांसफर प्राइस बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वही बोलना चाह रहा है कि 30,000 जो यूनिट था उसमें तो क्या था कि अपने तो वैसे भी बाजार में सेल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 1 लाख यूनिट में अपने 70,000 ही बाजार में सेल कर पा रहे थे। तो फॉर 30,000 यूनिट मेरा जो ट्रांसफ़र प्राइस होगा ओनली एंड ओनली वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि बाजार में बिक नहीं पा रहा था, उसका कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगा। इसके अलावा जो 10,000 है उस पर जो मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस होगा मार्केट का वो भी चाहिए, प्लस वेरिएबल कॉस्ट वो भी चाहिए, तब मेरा जाकर के वो ट्रांसफ़र प्राइस हो जाएगा। तो यही लिखा होगा। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि टू ट्रांसफर प्राइस बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30,000 जो कि स्पेयर कैपेसिटी था तो वो अपने वेरिएबल कॉस्ट पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ार में बिक नहीं रहा तो कंट्रीब्यूशन आ नहीं रहा था। इसके अलावा 10,000 तो हम लोग बाज़ार में नहीं बेच करके भैया आपको ट्रांसफ़र किए हैं ना, तो वो बाज़ार में नहीं बेचे, जिसके वजह से मेरा जो कंट्रीब्यूशन का लॉस हुआ वो कंट्रीब्यूशन लॉस कितना हुआ था कि 2500 मतलब 2500 मेरा सेलिंग प्राइस था, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1600 था, यानी कि 900 का मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस था। ठीक है, एक 10,000 यूनिट के लिए प्लस वेरिएबल कॉस्ट कर देंगे 1600, यानी कि 2500 पे हम लोग बेचेंगे तो वो 2500 मेरा ट्रांसफ़र प्राइस हो जाएगा फॉर नेक्स्ट 10,000 यूनिट। तो इस वीडियो में मेरा यही 3 क्वेश्चन था कवर करने का, तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 4 उसके आगे आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताओ यार, ताकि मैं नया से नया मतलब और भी जितने भी वीडियोस हैं कॉस्टिंग से रिलेटेड मैं कंप्लीट करवा पाऊँ आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच।